हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मस्त एकदम चौचक चकुआ हो गया रहा है। गुरुदेव कहाँ थे आप? हम तो आपके साथ ही हैं। आप कहें गुरुदेव आप हिंदी के पेपर बिल्कुल अब हिंदी की करवा देंगे, तैयारी करवा देंगे एकदम तोड़कर। गुरुदेव इस बार 95 लेकर आए हैं। यहाँ पे हम आपको सीटी सेट लेकर आए हैं। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सितंबर का लास्ट वीक चालू होगा भाई साहब धुआंधार आपको पेपर देंगे और पूरे पहले प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बाद में सेट करेंगे प्रोवाइड। तो ये जितने भी सेट प्रोवाइड किए परसों आज से 4 दिन पहले सेट दिए थे हिंदी का, और हमारा ये सेकंड सेट है। सेट पेपर का क्या नाम है सर? 302 सीटी। ये सेट पेपर क्या है? 302 सीटी। हर एक सेट पेपर तैयार कर लेंगे। एक बात ध्यान देना, मेरे साथ अब तैयार करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बैंक आपने खरीद लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्वेश्चन बैंक मैंने ले ही लिया है। तो मस्त एकदम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पूरे पेपर का सोल्यूशन दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। एक चीज और आपको इसका जो पेपर का जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और यहीं पे एक चीज देख लेते हैं, आप सभी के लेकर आए हैं महापैक। जी हाँ, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी चीजें आपको मिल जाए। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के कम कम 21 सेट आपको दे देंगे। 3 3 सालों का पूरा सोल्यूशन दे देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी का भी 21 सेट आपको पेपर दे देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का 14 14 सेट देंगे, काम हो जाएगा। ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जाइए, जुनून बैच, रेवोल्यूशन बैच के नाम से ये बैच मिल जाएगा। 499 में इसको खरीद कर पढ़ाई शुरू कर दो भैया। वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, खरीद के रख लो। बहुत ही कम बच्चों के लिए सीमित सीट है अवेलेबल। आप सभी के लिए ज्वाइन हो जाइए, आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा अक्टूबर से पहले, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा नोट्स एंड क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। जाकर ये बैच आप फटाफट क्या कर लेंगे, करेगा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, टाइम सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको पेपर में टाइम दिया जाएगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट है, जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर? निर्धारित रहेंगे। ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में डिवाइड है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा, अनिवार्य है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सर क्या है आपका खंड क। खंड क सर ये आपका 50 अंकों का होने वाला है करेजा। सर 50 नंबर का आपका खंड क होने वाला है। खंड क में देखेंगे तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 रहेगा जिसमें 5 बहुविकल्पी, प्रश्न नंबर 2 रहेगा जिसमें 5 बहुविकल्पी, टोटल 10 बहुविकल्पी। बहुत बच्चे कमेंट किए थे गुरुदेव 20 बहुविकल्पी आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। 10 बहुविकल्पी आएंगे। प्रश्न नंबर पहला क, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा के लेखक है, नोट कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है करेजा। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्लियर है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य है इस निबंध के लेखक कौन है करेजा? शमपूरानंद है। कौन है? समपूरानंद है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के कौन है सर? संपादक हैं। कौन है? संपादक हैं। अगला यहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो चंद्रगुप्त जो नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है सर जी। कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है सर जी? इंसा अल्लाह खां। सर इंसा अल्लाह खां जो हैं वो रानी केतकी की कहानी की क्या है गुरुदेव? लेखक है करेजा, याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का क। प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पी, प्रश्न नंबर 2 में 5 बहुविकल्पी, टोटल कितने बहुविकल्पी? 10 बहुविकल्पी आपके पेपर में छपने वाला है। चैनल को करेजा सब्सक्राइब कर लीजिए। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है सर? तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचनाकार हमारे साथ रटिए, तुलसीदास करेजा विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचनाओं में से एक है। अगला है निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। शिव मंगल सिंह सुमन करेजा। शिव मंगल सिंह सुमन कौन है? छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीति काल को हिंदी साहित्य में श्रृंगार काल कहा जाता है। मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश जो करेजा रचनाकार हैं शुक्ल उत्तर युग के रचनाकार हैं। कौन है? शुक्ल उत्तर युग के रचनाकार हैं।
प्रश्न नंबर 3 आएगा आपका गद्यांश। ये गद्यांश सर जी 10 नंबर का आएगा, याद रखना। करिए कितने नंबर का गद्यांश आने वाला है? 10 अंकों का गद्यांश आने वाला है। आप हिंदी का केवल मात्र ये जो मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। आपको अन्य कोई चीज पढ़ने की, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत आप लोग दिमाग लगाते हैं ना, गुरुदेव ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होता होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा होगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों से, लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर बहर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे क्या हो जाते हैं? अनमोल हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है और आंसर। बट सर हमें क्वेश्चन और आंसर गुरुदेव करना ट्रिक से सिखा दीजिए, मजा आ जाएगा। लाइक कर देंगे, उसके बाद देखना विथ अप्रोच एंड टिप्स के द्वारा आपको सिखाएंगे। करिए बहुत ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके करिए लेखक कौन है। एक बात आप बताइए, जैसे अगर हम बोले कि राष्ट्र का स्वरूप, तो सर राष्ट्र का स्वरूप तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि उसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद वो सॉरी वासुदेव अग्रवाल हैं। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे पृथ्वी शब्द आया है। क्या आया हुआ है? पृथ्वी। जब पृथ्वी शब्द आए, राष्ट्र शब्द आए, धरती माता आए, तो कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र है क्या? जो हमारा हमारी पृथ्वी है, यही तो राष्ट्र है ना। इसमें जो बसे हुए जन हैं वही तो राष्ट्र है, वही तो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो बस पृथ्वी शब्द आया तो बता दिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब ट्रिक क्या थी? रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप और वाह मतलब वासुदेव अग्रवाल। क्या हो जाएगा? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल। पहला यहाँ पे है अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं। सर अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं? तो ध्यान देना, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। दैट्स इट। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार हमारी धरती माता के गर्भ में अमूल्य निधियां करेजा भरी हुई है। सेकेंड आंसर करेजा। सेकेंड आंसर। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। पृथ्वी की वसुंधरा क्यों कहते हैं? अब वसुंधरा शब्द ढूंढो, मिल जाएगा। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। दैट्स ऑल। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है। अगला है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? बहुत सिंपल तरीके से पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो देखिए यहाँ पे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो कह रहे हैं ना, आप बहुत ही टिप्स के द्वारा, अप्रोच के द्वारा आप आंसर देंगे। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है आप लोगों को। लग रहा है सर बहुत ज्यादा परेशान होना, बिल्कुल नहीं। अब पूरे यूट्यूब पर यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए पेपर का चैलेंज देते हैं खुले तौर पर। जो मैं पेपर आपको दूंगा 95% प्रश्न फंसा देंगे। मिल लेना बोर्ड एग्जाम के टाइम, गारंटी है। पूरे यूट्यूब पे देंगे चैलेंज के साथ। पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहा कर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को सजाया और क्या है? संवारा है। क्योंकि 4 ईयर पेपर एक्सपीरियंस है। पिछले 4 सालों से आपके लिए हम पेपर क्रिएट करते हैं और उसको क्या करवाते हैं? सॉल्व करवाते हैं। ठीक है ना? तो देन उस एक्सपीरियंस का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। एक्सपीरियंस का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। हमें क्या करना है? केवल आंसर देना है। कुल मिला के बात का बतंगड़ बनाना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं कि गुरुदेव हमें रेखांकित अंश समझ में नहीं आता, देन हम क्या करें?
तो आप एक टिप्स करेजा फॉलो करो, दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल। क्या आप इसी लाइन को सेम टू सेम उतार देंगे, 2 नंबर का आता है, एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा। इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी भाषा में लिख दीजिए, कुछ भी ऐड करके, 2 में से 2 नंबर मिलेगा, मेरी गारंटी है। कुछ भी नहीं है यार, ये कर लोगे, इतना मैं पेपर दिया हूं, ये कर लोगे रेखांकित अंश में। अगला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। ये तो आप बता देंगे ना कि कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और रावा टिप्स है, यानी कि वासुदेव अग्रवाल है, हाँ डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल है, और कहां से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप से। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है करेजा, पद्यांश है। एक एक का मैं अर्थ देकर आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जब इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा तो वहां पे इसका आपको अर्थ भी मिल जाएगा, यहाँ पे है ना। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन करो टेलीग्राम को, छोड़ना नहीं है पीडीएफ वीडीएफ नोट्स के लिए। एसके में स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मॉडल वॉडल पेपर फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे हम। नीले फूले कलम 10 सी गात की श्यामलता है। नीले फूले कमल, सॉरी नीले फूले कलम दल सी गात की श्यामलता है, यानी कि यहाँ पर जो लेखक हैं वो श्री कृष्ण को ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के शरीर की गहरी सावली त्वचा की तुलना नीले कमल फूलों से की गई है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं अपनी कमर पर पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। छोटी काली अलख मुख की क्रांति को बढ़ाती है, यानी कि उनके बिखरे हुए काले बाल उनके चेहरे की चमक और सुंदरता को अधिक क्या करती है, बढ़ाते हैं। आगे, सवस्त्रों में नवल तन सी फूटती सी प्रभा है, यानी कि उनके वस्त्रों से उनके नए और युवा शरीर की अद्भुत आभा फूट रहा है। सांचे ढाला सकल व दिव्य सौंदर्यशाली, यानी कि जो कृष्ण हैं ये विशेष, ऐसा लग रहा है कि इनको विशेष सांचे में क्या किया गया है, ढाला गया हो, और वह दिव्य और सौंदर्य से क्या है, भरपूर है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, यानी कि उनकी उपस्थिति से निकलने वाली महक पवित्र पुष्पों की तरह, यानी कि पवित्र फूलों की सुगंध जैसी है, जो जीवन को संजीवनी प्रदान करती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले, यानी कि उसके यानी श्री कृष्ण के कंधे बलवान बैल जैसे मजबूत और क्या है, सुंदर है। आगे, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पीठिका है, यानी कि श्री कृष्ण लंबी बाहें कलम की तरह सजीव और शक्तिशाली हैं, जो उनकी शारीरिक शक्ति का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, क्या है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती हैं। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, कृष्ण सावले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, और उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है, और ये सभी गुण आप कृष्ण की ओर आकर्षित करेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर सेकंड देखिएगा, अलग और सकल शब्द का अर्थ लिखिए। तो अलग का अर्थ निराकार से है, और सकल का अर्थ क्या है, समस्त या कुल से होता है। कलम कर्सी में कौन सा अलंकार है, तो कलम कर्सी में उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश कहां से कहां तक, ये दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम कर्सी शक्ति की पेटिका है। अर्थात राधा कहती कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ है, और उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड की शक्ति की पिटारी हैं। अगला यहाँ पे है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो प्रस्तुत काव्य की पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा पवन दूतिका से लिखी गई है। ये आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक करेजा, कोई दिक्कत आ रहा है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना यार। हम आप क्या करते पता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं यार। अपने माँ बाप को देखिए कितना काम करते हैं, परेशान होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होते। जब सर वो परेशान नहीं होते
तो हम आप क्यों होंगे? परेशानी यार पूरी लाइफ रहेगी, कभी अप कभी डाउन, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आपको अडिग रहना है अपने काम पर, अपने मेहनत पर। जो आपको लक्ष्य चाहिए निर्धारित करो, उस पे काम करो, आपको सफलता जीवन में जरूर मिलेगी। आप असफल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेहनत करता है यार उनको सफलता जरूर मिलती है। बशर्ते ये होता है किसी को पहले मिल जाती है और किसी को थोड़ी बाद देर में मिलती है, लेकिन मिलती है जरूर जो मेहनत कर रहा है। चलिए सर, अगला यहाँ पे कह रहे प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। पहले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं हरिशंकर प्रसाद, तीसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 है, हम यहाँ पे एक का दे रहे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां लिख रहे हैं, ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार। हाँ सर, देखिए पेन ऑन है, देखिए हमारे पास 3-4 पेन है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम पेन से भी इसको राइट कर सकते। देखिए ये पेन है, ये सब पेन है, ठीक है ना। ये डिजिटल बोर्ड का कमाल है, यदि आप तगड़े वाले क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो भाई साहब आप उसे पेन से भी लिख सकते हैं। देखिए उपन्यासकार थे, अब बताइए भाई साहब, तगड़ा है यार, तगड़ा है, उपन्यासकार थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबई का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था? श्रीमती जोसमती था, ठीक ना। बहुत ही मस्त है यार, कोई दिक्कत नहीं। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से अपना पास किया था और सन 1930 में काशी हिंद विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। बाद में 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और सन 1997 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए। इनकी प्रमुख कृतियां बोले तो रचनाएं देखिएगा, एक अब बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, ये विधा है, ये क्या है? विधा है। विधा मतलब क्या होता है? प्रकार होता है। विधा मतलब क्या होता है? प्रकार। जैसे कि निम्नलिखित किस विधा पर आधारित है? जैसे बोलेगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है? मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात तो समझिएगा। पेपर में कैसे देगा? देगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है यह किस विधा की है या किस विधा पर आधारित है? यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि जो अशोक के फूल है इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यह किस विधा की रचना है? यह किस विधा की रचना है? रचना मतलब प्रकार है। रचना कितने प्रकार? निबंध है, उपन्यास, साहित्य, परिचय है, हाँ ये सब होता है। तो आप बताएंगे कि यह निबंध संग्रह है। क्लियर है ना? तो निबंध संग्रह याद करो, जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटजा। उपन्यास कौन कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, अन्य संक्षिप्त, जैसे कि अन्य संक्षिप्त में उपन्यास जैसे पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सुर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, सहज साधना इत्यादि इनके क्या है? उपन्यास है। इनका साहित्यिक परिचय तो आपको जरूर लिखना है, तो लिख लीजिए साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महानिबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सुर और तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों मतांतरों के साहित्य का आपने गंभीर मनन और इन्होंने चिंतन परख भी किया था। अगला है आपका कवि का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद रामधारी सिंह। मैंने लिया यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का। जब मैं पेपर सेट सॉल्व कराऊंगा तो उसमें सब एक एक करके सॉल्व करा देंगे। चलिए मैथिली शरण गुप्त का लिखते हैं।
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ और इनके पिता का नाम सेठ राम शरण गुप्त। हिंदी साहित्य की विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर में हिंदी बंगला संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी साहित्यिक परिचय देखेंगे तो 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनक लता नाम से कविता रचना आरंभ किया और प्रथम काव्य संग्रह में रंग से में भंग के बाद में जयद्रथ वध और ब्रजांगना का अनुवाद भी इन्होंने किया था। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित प्रकार की, जैसे महाकाव्य साकेत और यशोधरा है, खंड काव्य जैसे जयद्रथ वध है, भारत भारतीय पंचवटी है, द्वापर सिद्धराज है, नहसु है, अंजलि और अर्ध है, अजीत है, अर्जन और विसर्जन है, पृथ्वी पुत्र, शंकुंतला, विश्व वेदना, दियोदास, काबा और करबला, भूमि भाग इत्यादि इनके क्या है, खंड काव्य है। नाटक रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विटक, भट्ट, वीरहणी, वैतालिक और हिंदू चंद्रहास इनकी अनुदित रचनाएं प्लासी का युग, मेघनाथ वध और वृंत संहार इत्यादि हैं। अगला यहाँ पे आपका जो प्रश्न वो है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में इन्होंने आंसर देने के लिए बोला है। चलिए करते हैं, 5 नंबर का आएगा। हेडिंग डालिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर एक आत्म कथात्मक है जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति ऊंच नीच भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। लेखक ने निम्न वर्ग के वास्तविकता का परिचय दिया और उसके प्रति सहानुभूति इन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। आगे लिखेंगे यहाँ पे, बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूखा है। उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने पर किए गए पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेदभाव को मिटाना है जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। ठीक है, और अगला यहाँ पे आपका 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित नाटक के आधार पर इन्होंने अधिकतम शब्द सीमा इन्होंने कितना दिया है, 80 शब्दों में आंसर देना इन्होंने बोला है, लेकिन यह आप अपने जिले के अनुसार करेंगे क्योंकि हर एक जिले का अलग अलग आता है, सभी जिले का सेम नहीं होता। एक बात ध्यान देना, ठीक है ना। अगला यहाँ पे खंड ख, जो सर खंड ख आएगा यह भी आपका करेजा 50 अंकों का रहने वाला है। सर कितने नंबर का, 50 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 9 का क है, यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, कितने नंबर का, 7 नंबर का। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास से लेकर कहां तक है आपका, प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास तक है। तो ये रहा आपका संस्कृत का क्या, गद्यांश और इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। देखिएगा हम संस्कृत के महारथी नहीं है तो मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। एक आठ अगर बीच में गलत हो गया तो कहेंगे गुरुदेव आप तो संस्कृत के एकदम महान ज्ञाता बन गए। देन आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका सीधा संदर्भ और अनुवाद बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही बोल लेता हूँ, गलतियों को अपने स्वीकार करना सीखिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। हम आपको अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं कि भैया हम बहुत बड़े तोप है, आके तोप चला देगा, नहीं भैया, जो चीज है अपने अंदर उस एक्सेप्ट करो ना यार, क्या है यार। चलिए सर, संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं और यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान
सम्मानी तथा वंदनीय है, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत एकता और संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम तथा क्या है, श्रेष्ठ है। अगला यहाँ पे संस्कृत का क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका पद्यांश। क्या है, न चौरहार्य न च राजहार्य, न भ्रांति भाज्य न च भारकारी, व्यव्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानि पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है, न ही भाई इसे बांट सकता है, न ही यह बोझ बनता है, क्योंकि इसके नित्य व्यय करने पर भी निरंतर क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। अगला आपका 2 नंबर का आएगा, क्या आएगा, मुहावरा और लोकोक्तियां। 4 रहेगा, एक का आंसर देना है, 4 रहेगा, एक का आंसर देना है। अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, आम के आम गुठलियों के दाम, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका। सबसे पहला अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकलवाना। वाक्य प्रयोग, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचाते हैं। अगला है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी है तो वो तो ईद का क्या हो गया, चांद हो गया। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात क्या लिखेंगे, दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, पुरानी पुस्तकें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद पुस्तकें आधे दामों में बेच दी, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग आप लिखेंगे, जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की शिनाख्त हो रही थी तो अभियुक्त राजेश बिना पूछे ही बोलने लगा, मैं वहां तो था ही नहीं। सच यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला है प्रश्न नंबर 10, अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। अब ये जो अपठित गद्यांश है, पहले संधि विच्छेद हुआ करता था, लेकिन अब ये नया जुड़ा हुआ है 5 नंबर का आपके सिलेबस में, तो ये मैं आपको अलग से बता दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, इसको हम लोग आगे वाले में बता देंगे, ठीक है ना। अगला देखना है आपके शब्द युग्म, अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब होता है तुलना में, उपेक्षा मतलब क्या होता है, अवहेलना होता है। अनल और अनिल, तो अनल मतलब अग्नि होती है, अनिल मतलब क्या होती है, वायु होती है, मतलब हवा होता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कनक, कर और अंबर। तो ध्यान देना, कनक मतलब धतूरा और क्या होता है, सोना होता है। कर मतलब टैक्स और क्या होता है, किरण होता है। अंबर मतलब आकाश और क्या होता है, वस्त्र, बोले तो कपड़ा होता है। अगला यहाँ पे ग वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके उत्तर दीजिए। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे हम लोग महत्वाकांक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी बोलते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। कहते नहीं कि सामान्य विरुद्ध के से अलग है, मतलब सामान्य से विरुद्ध हो उसे अपवाद बोलते हैं। कहते ये अपवाद में यार छोड़ो, इनको तो हमेशा लड़ना झगड़ना होता है। अब किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, 5 ठो रहेंगे 2 ठो लिखना है करके, 4 ठो रहेंगे 2 ठो करना है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, परमात्मा के अनेक नाम हैं। एक फूल की माला लाओ, शुद्ध रूप फूल की एक माला लाओ। कृष्णा और राधा नित्य कर रहे हैं, तो शुद्ध रूप कृष्णा और राधा नित्य कर रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या, ध्यान देना, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसका परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। चलिए उत्तर, वीर रस के बारे में लिखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। परिभाषा, जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो वहां वीर रस होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, वीर तुम बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़ते चलो। अथवा श्रृंगार रस बोले थे लिखने के लिए क्वेश्चन में, तो श्रृंगार रस क्या होता है, किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में
अस्थाई भाव रति के जायत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए कर्मुंदरी कुआरसी प्रतिबिंबित चौपाई पीठ दिए निधरक लखय कीकटक दिठी लगाई। अगला यहाँ पे आपका ख वाला क्या है? अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सिद्ध उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहां स्वर समान हो या फिर असमान हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरिणी तनुजातर तमाल तरवर बहुछाए अथवा में बोला है कि उत्प्रेक्षा अलंकार और उसका उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनुमानो जनुजानो जनहु मनहु आज में उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक हैं। जैसे यहाँ पे सोहत ओढ़ पीठ पट, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलो निगात मनहु नीलमन शैल पर आतप परयो प्रभात। अगला यहाँ पे आपका ग वाला चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। मैंने रस छंद अलंकार आज से 2 दिन पहले पढ़ाया था, तो उसमें आपको लघु और दीर्घ समझाया था, लघु और गुरु समझाया था, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। चौपाई यह सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण के तुक दूसरे चरण में और तीसरे चरण के तुक चौथे चरण में मिलते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगड़ एवं सगड़ नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। क्लियर है? अथवा में आप क्या लिखेंगे? दोहा। क्या लिखेंगे? दोहा लिखेंगे, ठीक है ना। दोहा में क्या लिखेंगे? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। काव्य के जिस छंद में प्रथम तृतीया विषम चरणों में 13-13 एवं द्वितीय चतुर्थ चरण सम में 11-11 मात्राएं होती है, अंत में लघु और गुरु होता है, वहां दोहा होता है। जैसे लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंदु ज्ञान सभा जनतऊ धरे भगति सचीदा नंद। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है? अपने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो। क्या लिखेंगे उत्तर में? सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी नगर पालिका वाराणसी, नगर पालिका वाराणसी। विषय आशापुर मोहल्ले की गंदगी के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बस्ती में बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी फूटी हुई हैं और वहां वर्षा के समय जल भराव के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसके अतिरिक्त जहां तहां ढेरों कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है और इन सब कारणों से आशापुर मोहल्ले में दुर्गंध और मच्छरों का साम्राज्य स्थापित है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, अन्यथा ये कारण भविष्य में तरह तरह के लोग महामारी का रूप धारण कर सकती है। दिनांक 22/2/2024 डेट डाल देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भवदी अवस आशापुर वाराणसी, दैट्स ऑल। उसके बाद अगला आएगा आपका 9 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 4 निबंध आएंगे, 4-5 को, और एक को करना है। जैसे शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वर्षा ऋतु का महत्व, और क्या यहाँ पे छात्र और अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये आया हुआ है। हमें आंसर किसका करना है? हमें करना है आंसर शिक्षित युवा वर्ग एवं बेरोजगारी की समस्या पर हमें निबंध को करना है। कोई दिक्कत करेजा नहीं होना चाहिए। चलिए सर, प्रस्तावना लिखेंगे। शिक्षित युवा वर्ग की बेरोजगारी की समस्या नितांत सोचनीय विषय है। जब एक युवा शिक्षित होकर निकलता है तो उसके सामने जीविकोपार्जन की समस्या
एक विकराल समस्या के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। वर्तमान विज्ञान के युग में मशीनों और कंप्यूटर का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, जिसके कारण नौकरियों का स्थान मशीन एवं कंप्यूटर ने ले लिया है। जहां एक मशीन कंप्यूटर सैकड़ों युवा वर्ग को बेरोजगार क्या रोजगार को क्या किया है, निगल गया है। अब यहाँ बेरोजगारी के कारण क्या क्या है? जैसे जनसंख्या में वृद्धि, मतलब हम दो हमारे एक नहीं, बल्कि यहाँ पे हम दो हमारे 10। जब ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा कपड़े पहनने के लिए। अब पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए हम ऐसे समझ के चले, आपके पास 10 किलो चावल है। अब वो 10 किलो चावल केवल 2 व्यक्तियों के लिए है एक साल में, लेकिन वहां पे अब 20 लोग हैं, तो क्या 10 किलो चावल चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मतलब पढ़ाया ही ऐसे जा रहा है कि बच्चों का किसी काम में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको गणित पढ़ाया गया, आपने गणित पढ़ लिया, लेकिन आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आ ही नहीं रहा है, लॉग वोग लेना किसी काम का नहीं हुआ ना पढ़ाई। तो पढ़ाई भी सही तरीके से, ये सब अपने से लिखिएगा। उसके बाद कुटीर उद्योगों में उपेक्षा, ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योगों में विरोधी नीति के कारण कुटीर उद्योग, मतलब ये समझ के चलिए कि कुटीर उद्योग जो है उतने है ही नहीं है, जो पहले हुआ करते थे अब है ही नहीं। हाँ, औद्योगिकरण का मध्य प्रक्रिया, मतलब कि उद्योग जब ज्यादा लगेंगे तभी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब उद्योग लगेगा ही नहीं, कोई कंपनी आएंगी नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अगला क्या है? कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, जैसे मान लीजिए मुझे रिक्वायरमेंट है एक लड़के की जो हमारा पीपीटी बनाए या कंप्यूटर को चलाए। अब पता लगा उसको पीपीटी बनाना आता ही नहीं, उनको कंप्यूटर चलाना ही आता ही नहीं। ठीक है, अगला यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या है? बस जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, जो ऊपर दीजिएगा ना उसको जस्ट अपोजिट। जैसे जनसंख्या में वृद्धि थी, यहाँ पे जनसंख्या में कमी करिए, बेरोजगारी कम हो जाएगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार करिए, कुटीर उद्योगों का विकास करिए, औद्योगिकरण करिए, हाँ, और खेती ओती को बढ़ावा दीजिए। तो बस ऐसे रहता, भाई कुछ रहता नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे सब कुछ हो जाएगा। आप लिखेंगे उपसंहार, तो अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सरकार को इस मामले में अति गंभीर होकर विचार करना चाहिए और इस पर अति संवेदनशील होकर जमीनी स्तर से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा क्लास 12 हिंदी का पूरा पेपर का सर सोल्यूशन। एक जुड़ा छूटा है तो वो अपठित गद्यांश 5 नंबर का, नहीं तो 100 में 95 एकदम ठोक दिए सर, एकदम पूरा पूरा 100% पक्का हो गया। हो गया नहीं? ये भी क्वेश्चन छूटा है नहीं ना? तो सर स्वयं पे भरोसा रखो, आपका हम पूरा दबा के नंबर दिलवाएंगे, टेंशन मत लेना। गारंटी है मेरी है सर, गारंटी मेरी है। सीएम की पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है। पेपर के मामले में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 95% प्रश्न आपको यहीं फंसा देंगे, क्योंकि एक चीज दिमाग में रख लीजिए, जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं ना वो क्वेश्चन बैंक में है, और जो क्वेश्चन बैंक का है इसी से है। आप जाके मिला लेना, यहाँ से आए हुए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक ना? ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए। और एक चीज और, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।